नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वॉर रूम में आपका बहुत स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अयातुल्लाह खामेनेई क्या करेंगे, उनका क्या होगा। युद्ध और बढ़ेगा या इसके रुकने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच खामेनेई ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो सरेंडर तो नहीं करने वाले। अयातुल्लाह खामेनेई का पहला बयान सामने आ चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर की गई पोस्ट में जो लिखा गया है वो आपके सामने रखते हैं। इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। हालांकि खामेनेई ने अपने पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो बात लिखी गई है वो इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। द ज़ायनिस्ट एनिमी। अब आप ये समझ सकते हैं, ये बात सीधे सीधे इजराइल की हो रही है और कहा है कि बहुत बड़ी गलती करती है और उसे इसकी सजा मिल रही है। ही हैज बीन पनिश्ड और उसे ये पनिशमेंट मिलती रहेगी। तो सबसे बड़ी खबर तो यही कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा, ये अभी और लंबा खींचेगा। अमेरिका का अब आगे स्टैंड क्या होगा, ईरान अमेरिका के खिलाफ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चार मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एयर कॉमोडोर एएस बहल, मेजर जनरल बिशंबर दयाल, मेजर जनरल वी के दत्ता, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जो बात इस वक्त ईरान कर रहा है वो बात एकदम साफ है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। अमेरिका के हमले के बाद भी ये लड़ाई नहीं रुकेगी। किसी भी कीमत पर अयातुल्लाह सरेंडर नहीं करेंगे। आज चर्चा की शुरुआत विशंबर दयाल जी से करते हुए, जनरल साहब, बड़े साफ लफ्जों में ये बात, कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट पे ये समझ में आ रहा है कि वो रुकेंगे नहीं, ये हमला और आगे बढ़ेगा और भीषण होगा और तीव्र होगा इजराइल के खिलाफ ईरान का। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अमेरिका और इजराइल की जो इरादे थे, जो उनकी प्लान थी, वो अब स्पष्ट होती जा रही है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कल सुबह कन्विंस थे कि उन्होंने जो उनका मकसद था कि ईरान जो है वो एक परमाणु शक्ति के तौर पर उभर कर ना आए और उसकी परमाणु जो कैपेबिलिटी है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उन्होंने कल सुबह डिस्ट्रॉय कर दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने पनिश किया है B-2 बॉम्बर्स के जरिए और जितना भारी बारूद डाला है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय भी हुई है। जब आपने दुनिया को बोल दिया कि भाई हमारा मकसद था उसको परमाणु शक्ति ना बनने देना और आपने वो उसकी कैपेबिलिटी समाप्त कर दी, तो जहां तक अमेरिका और ईरान है, इजराइल है, उनके हिसाब से तो युद्ध नहीं होना चाहिए आगे। उनको आगे फायर करना ही नहीं चाहिए। दुनिया को बताते हो कि हम सिर्फ इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। साहब, आपके इरादे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, आपके इरादे हैं विस्तारवाद। आपका इरादा है इराक के बाद ईरान को भी कंप्लीट सरेंडर करना, एनहिलेट करना, इराक की बिल्कुल उसको तोड़ देना, ईरान की, ताकि ईरान में भी आपका एक दिन बेस हो, ईरान में भी आप उसी तरह से सरकार को काबू करके चले जैसे आप इराक में चलाते हैं, जॉर्डन में चलाते हैं, सीरिया में चलाते हैं और आप गल्फ की बाकी कंट्रीज में चलाते हैं। तो ये आपका इरादा है। अगर ये इरादा है आपका, तो ईरान कैसे मान ले? एक 1000 साल पुरानी, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, उसका अपना उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है। वो मुल्क कैसे घुटनों पे चला जाए? मैं मानता हूं आज पूरी की पूरी लड़ाई की काबिलियत को देखते हुए ईरान जो है इजराइल के सामने कहीं नहीं खड़ा, और अमेरिका साथ हो जाता तो उसके सामने कहीं भी नहीं खड़ा है। लेकिन उसके पास अपना अस्तित्व के लिए अपनी उसके लिए वो लड़ेगा और वो जितनी उसकी काबिलियत है उसके साथ लड़ेगा। जब उसकी काबिलियत नहीं रहेगी तब वो रजिस्ट करेगा। मैं नहीं समझता कि अमेरिका या इजराइल आज के दिन। मैं इसका दूसरे पहलू पर आती हूं दत्ता सर। तो फिर तो हम ये समझे कि अमेरिका का एंड गेम कुछ और है। बिल्कुल और है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब तो स्पष्ट है ना, एंड गेम अगर सिर्फ डिस्ट्रॉय होता तो कल कर दिया था आपने। आपका तो एंड गेम हो गया। उनका एंड गेम मैंने बता दिया आपको। उनका एंड गेम आज से नहीं, उनका एंड गेम जिस दिन ये था कि हमें यूनिपोलर वर्ल्ड बनना है, हमें बाकी शक्तियों को खत्म करना है,
हमें कैसे एक एक करके आप अगर 1989 से मैं यहां वर्णन करने लगूं किस तरह से सोवियत यूनियन को तोड़ा, किस तरह से आपने यूगोस्लाविया को तोड़ा, किस तरह से आपने इराक को खत्म किया, किस तरह से आपने लीबिया को खत्म किया, किस तरह से आपने सीरिया को अब कब्जा कर लिया, किस तरह से आपने जॉर्डन को, बिल्कुल चर्चा करने के लिए हमें विस्तारवाद की कहानी जो आप कह रहे हैं, लेकिन दरअसल मैं इस पहलू पर भी आती हूं। मैं वो बयान ढूंढ रही थी जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है, और अच्छा खासा लंबा बयान उन्होंने दिया है। उनका एंड गेम अभी पूरा नहीं हुआ है। इजराइल अभी बहुत कुछ और करना चाहता है, और केवल न्यूक्लियर शक्ति ना बनने देना ईरान को, अगर ये मसला होता तो इजराइल ने भी हमला रोक दिया होता। लेकिन हमने कल रात की भी तस्वीरें देखी किस तरीके के हमले हुए हैं इजराइल पर भी और ईरान पर भी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, ये जंग इतनी आसान नहीं है जो अमूमन अगर आप जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट की बात करें। ये जंग है, एक तरफ इजराइल बोलता है मेरे एग्जिस्टेंस का खतरा है, एक तरफ ईरान बोलता है कि किसी भी जीव को इधर जीने की मतलब दे शुड नॉट बी परमिटेड टू लिव, मतलब ज्यूइज्म को ख़त्म कर दिया जाए। तो वो ईरान का स्टैंड वो है कि वो कट्टर दुश्मन है इजराइल के। तो अभी ये दो एक्सट्रीम अगर हम बात लेके चलें, एक तरफ उसका एग्जिस्टेंस का खतरा, वो अपने आप को बचाने के लिए ईरान को तबाह करना चाहता है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म करना चाहता है, और हो सके तो रजीम चेंज करें, क्योंकि ये रजीम जब तक रहेगी तो ये जंग बंदी नहीं करेगी, ये कभी भी घुटने नहीं टेकेगी, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। तो अभी आपने ये देखना है, एक पुरानी सभ्यता जो पर्सिया, अगर उस तब से शुरू करें आप, हजारों साल पुरानी, उसके बाद आज के दिन में ईरान, इनका रकबा देखें, इनकी अपनी काबिलियत देखें आप। अगर आज के दिन में आप मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस कैटेगरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर की अभी इंटर कॉन्टिनेंटल भी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है वो भी सरप्राइज करके रखा हो इन्होंने। तो जो आज के दिन में इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, मल्टी वॉरहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी की खुरमशर इन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो ये एक अपने आप में एक नमूना पूरी दुनिया में कि हमको आप अंडर एस्टिमेट मत करें। ये जरूर है इनके पास में पुराने हवाई जहाज हैं, एयरफोर्स इतनी तगड़ी नहीं है इनकी, हो सकता है एयर डिफेंस भी इनकी इतनी तगड़ी नहीं है, उसके कारण इजराइल लगातार घुस के इनके ऊपर एयर अटैक कर पा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, ईरान कभी भी डिफीटेड पोजीशन से कभी भी नेगोशिएट नहीं करेगा, और ये जंग उस लहजे में ज़्यादा चलेगी। और दूसरा, ये जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया, मार्च का एक उनका एक स्टेटमेंट है ईरानियन जनरल्स का कि हमने अपना पूरे एसेट्स को वहाँ से निकाल दिया था, हमें पता था कि हमला होगा, हम उसको अपने एक सेफ लोकेशन में ले गए। अभी अगर मैं बोलूँ कि साहब मेरे को इंडिया टीवी को बर्बाद करना है, आपको पता चल गया सर यहाँ बम गिरने वाला है, आपने अपने कैमरे शैमरे इक्विपमेंट निकाल के आप कहीं और मकान हायर कर लिया आपने, तो बम मारने के बाद इंडिया टीवी बंद नहीं होगा, इंडिया टीवी वहाँ मीनाक्षी फिर खड़ी हो जाएगी और वहाँ से काम फिर चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ईरान को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये जरूर है कि दुनिया के अंदर शांति होनी चाहिए, ईरान भी हमारा मित्र है। शांति की बात कौन नहीं करता, लेकिन शांति भी वही ला सकता है जिसके पास शक्ति हो, और जिसके पास शक्ति है अगर वो शांति लाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसका दरअसल विषय शांति है ही नहीं, विस्तारवाद है। जो बात थोड़ी देर पहले विशंबर दयाल जी कर रहे थे, तो फिर सवाल खड़ा होता है शांति आएगी कैसे। इधर अभी हमने आपको सुनाया कि ईरान के सुप्रीम लीडर का स्टैंड क्या है, तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले थमेंगे नहीं, वो जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहेंगे। חלקים שונים שבאמת ספגו מכות קשות מאוד, חיסלנו את צמרת המדענים שלהם, חיסלנו את המפעלים לייצור צנטריפוגות, חיסלנו את מתקן העשרה, חיסלנו את נתנז, פגיעה קשה מאוד בפורדו, ואמרתי, עוד נדע בדיוק את מלוא ההיקף, אבל אנחנו נחושים להשלים את הכל. ये लक्ष्य ही तो समझना है बहल सर, ये लक्ष्य क्या है इजराइल का, वो चाहता क्या है ईरान के साथ? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने मीनाक्षी जी। सबसे पहले कहूंगा कि ये जो आपने B-2 बॉम्बर की बात करी, आपने कहा वो स्ट्राइक किया इन्होंने, कहां से? मिसूरी से किया, अमेरिका के अंदर से इतना लंबा स्ट्राइक, 125 जहाज यूज हुए। ये स्ट्राइक आपको क्या लगता है कि पिछले 10 दिन में प्लान हुई होगी?
इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी 1 साल पहले, क्योंकि आपको इतने सारे जहाजों को कोऑर्डिनेट करना है, इतनी सारी फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना है, इतनी सारी कंट्रीज की एयर स्पेस के ऊपर से जाएंगे, कौन से डिकॉय मिशन पहले गुआम जा रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? यह मिली भगत थी इजराइल और अमेरिका के बीच में, उनको पता था। और जो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स अब तक आई है ना कि 2 हफ्ते का टाइम दिया, ये दिया, क्यों वो न्यूक्लियर डील पे अपना लेवल ऊपर करते जा रहे थे हर समय। जब ईरान ने कहा था मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, तो बात आ गई थी सिर्फ एनरिचमेंट के ऊपर, वो पहला स्टेप नहीं था। उससे पहले वो तैयार थे कि अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन फिर एनरिचमेंट का ऊपर कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? कंप्लीट सरेंडर। अरे जो कोई नेगोशिएट करता है तो क्या वो कंप्लीट सरेंडर करेगा? इसका मतलब इनका गोल बहुत क्लियर था अमेरिका और इजराइल का, और वो गोल था कि एक ऐसी रजीम को इधर लाना ईरान के अंदर जो उनके फेवर में हो। जैसे कि जनरल साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कितनी जगह उन्होंने ये रजीम चेंज किए, पर हर जगह पे इन्होंने कहीं ना कहीं मुंह की भी खाई है, या वो एरिया जो है कंप्लीटली डिस्टर्ब और अफगानिस्तान में अमेरिका सबसे ज्यादा तंग हुआ, सबसे ज्यादा परेशान हुआ, वहां से उन्हें अपनी फोर्सेस हटानी पड़ी। अफगानिस्तान का तो आपने जो बेस्ट एग्जांपल दिया, तालिबान को हटाया, 20 साल वहां रहे, फिर वापस हाथ में तालिबान को दे के गए। और वो किसने दिया था? ट्रंप ने दिया था। अगर आपको ट्रंप 1 के टाइम में भी बहुत क्लियरली ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट। अब वो सेफ हेवन कहां हो गया? जब वो अभी मीटिंग कर रहे थे आसिम मुनीर के साथ और उनकी एरिया और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की बातचीत चल रही थी, वो कहां गया? तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस तख्ता पलट चाहिए। हाँ जी, उन्हें तख्ता पलट चाहिए। बिल्कुल, उनको चाहिए एक रजीम ऐसी हो जो अमेरिका को फेवर करती है, और जैसे जनरल साहब कह रहे थे वहां पे बेसेस हो उनके, वो ये चाहते हैं। लेकिन क्या वो कर सकते हैं? इसीलिए नेतन्याहू हमेशा कहता है कि हमें सबसे पहले मारना पड़ेगा जो उनकी सुप्रीम लीडर है, उसको, खमैनी को मारना पड़ेगा, ये वो हमेशा कहते हैं। लेकिन जो रशिया ने बोला है बहुत क्लियरली कि एक अगर कभी अमेरिका इसके अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी तब्दील हो सकता है, स्पेशली अगर चीन कहीं और इन्वॉल्व हो जाए तो। चीन और रशिया का स्टैंड हमने देखा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, ये जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ईरान का खेल अभी बाकी है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई तख्ता पलट होने जा रहा है। जो अमेरिका कह रहा है कि हमने अचीव कर लिया, अगर अचीव कर लिया तो फिर आप इजराइल को रोके, आप इजराइल से कहें कि वो हमला करना बंद कर दे, वो भी नहीं हो रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि हम जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो अचीव कौन क्या कर रहा है इस जंग से? मीनाक्षी, डिफिकल्ट कैच-22 सिचुएशन। सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में ना ईरान दूध का धुला है, ना ही अमेरिकन जो हैं वो जो कर रहे हैं वो 100% ठीक कर रहे हैं। सवाल एक, पहले ईरान, क्या ईरान दूध का धुला है? सवाल यह है कि जिस प्रकार से फॉर्दो में तकरीबन 80 मीटर गहरी जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई, एनरिचमेंट और जिस प्रकार से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी कोई रातों रात नहीं बनी, वो भी पिछले 20 साल से। अगर कोई दुनिया में उस तरह के फैसिलिटीज को इवन 5 साल में भी बना के दिखा दे, मैं मान जाऊं, नहीं हो सकता। वो उनको मालूम था ये अमेरिकन की टेक्नोलॉजी में कहां तक उनके पास B-52 बॉम्बर्स हैं, कहां तक GB-257 जाएगा, उसमें कितनी काबिलियत है। और ये जो अमेरिकन का था, ये तकरीबन 1980-1990 में इसका फर्स्ट टेस्टिंग हो चुका था। सो अमेरिकन हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस बॉम्ब। ईरानियंस देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहां तक करेंगे। उसके बाद ईरानियंस वे वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए। उनका मकसद साफ था आफ्टर 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि उन्होंने किसी प्रकार से भी इन यहूदियों का अस्तित्व और इनको कंप्लीटली इस दुनिया से खत्म करना है। ये तो क्लियर हो गया, इस पे कोई शक नहीं। 1979 में अगर वो बात क्लियर थी ईरानियंस के दिल में कि हमने इनका अस्तित्व हटाना है, और उस अस्तित्व को हटाने के लिए मिडिल ईस्ट में कोई भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है, सब के सब इजराइल के साथ खड़े हैं। यानी कि सब के सब मिडिल ईस्ट में इजराइल के अस्तित्व को चाहते हैं, और इजराइल चाहते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, तरह तरह की लड़ाइयां हुई, उसके बावजूद भी आज की तारीख में अमेरिका के द्वारा जो भी मध्यस्थता की गई वो उसमें इजराइल का एग्जिस्टेंस वाज एश्योर्ड, और मिडिल ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यानी कि अरब वर्ल्ड में कोई दिक्कत नहीं। Now the Strait of Hormuz divide the Arab from the Persians.
नाउ द इरानियंस आर पर्शियंस। हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता है। जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं वो सभ्यता कहाँ है? वो किंग साइरस ने इन यहूदियों को फ्रॉम एग्जाइल फ्रॉम बेबीलोनिया 590 बीसी में ला करके दोबारा कहाँ लाया? दोबारा जेरूसलम। मतलब यही इरानियंस के जो हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी सभ्यता। देन देयर वाज ज़ोरास्ट्रियनिज्म, दैट रिलीजन वाज टोटली डिफरेंट। तो द रिलीजन जो डिफरेंट है और आज जो इरानियंस हैं ये वो इरानियंस नहीं है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ईरान के लिए भी तो अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो ईरान अगर इस जंग को नहीं लड़ेगा तो उसके पास और दूसरा विकल्प क्या है? अपनी ताकत अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर उसके पास दूसरा विकल्प क्या? एक और बड़ी खबर में ले लेती हूं इस बीच। न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के राइट हैंड माने जाने वाले अली शामखानी ने कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अली शामखानी खामेनेई के सलाहकार हैं। इजराइल के शुरुआती अटैक में ऐसी खबर थी कि अली शामखानी मारे गए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके जीवित होने की बात पुख्ता निकली। इवन इफ न्यूक्लियर साइट्स आर डिस्ट्रॉयड, गेम इजंट ओवर, एनरिच्ड मटेरियल, इंडिजिनियस नॉलेज, पॉलिटिकल विल रिमेन। अब ये सीधा सीधा दयाल सर ये एक मैसेज है कि तुम जिसे मारने की बात कर रहे थे वो अभी जिंदा है एंड सरप्राइजेस विल कंटिन्यू। देखिए पूरे युद्ध में सरप्राइजेस होंगे, बिकॉज युद्ध है। आखिर युद्ध का नाम ही सरप्राइजेस है। डिसेप्शन है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये अपनी आत्मरक्षा करना ये मेरा अधिकार है, ये लेजिटिमेट है। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव रख दूं मॉडर्न वर्ल्ड का। देखिए जब ईरान में शाह की हुकूमत थी तो ईरान और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध थे। कहीं भी किसी ईरानियन ने ये नहीं कहा कि हम इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, हम यहूदियों को ख़त्म करना, किसी ने नहीं कहा। और ये स्टेटमेंटों पे जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो देखो ईरान कभी ऐसा कोई कार्रवाई की है जिससे कि पूरा इजराइल ख़त्म हो जाए, ना इजराइल ने कोई कार्रवाई की अब तक कि ईरान ख़त्म हो जाए। ये पहली लड़ाई है और ये लड़ाई अब तक सिर्फ विचारधारा की थी, शब्दावली की थी। ये डोमिनेंस की लड़ाई है। एक तरफ ईरान, एक तरफ यूएस और इजराइल, एक तरफ इजराइल और यूएस कंप्लीट इस एरिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। कंप्लीट अरब वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को, जितने भी सऊदी अरेबिया, हर एक जगह उनके भाई बहरीन हुआ, कहां पे उनके मुझे बताइए कहां पे उनके जो बेसिस है वो नहीं है? क्या वो हर जगह है? क्या वो ये तो नहीं था कि भाई ईरान इतना बड़ा दुश्मन था सबका? ईरान किसी से ईरान ने कभी जाके अटैक थोड़ी किया था। ये तो एक अगर अमेरिका को आप एक्सक्यूज करते हो, इतनी बड़ी तंजीमें टेररिज्म की उसने पैदा की, उनको फंड किया, पाकिस्तान को फंड किया, पाकिस्तान ने एक के बाद एक तंजीमें खड़ी कर दी, तो फिर सारा का सारी दुनिया जाके पहले तो पाकिस्तान को, रशिया के खिलाफ अलकायदा को भी खड़ा करने वाला पहले कौन जाके है? यूएस को मारो भाई। ये सब देखो, ये सब बातें जो है लीडरशिप को अपनी ओन इंटरनल पॉलिटिकल डोमेन को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। इन स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई शुरू कर दो, पूरे इलाके को आप डिस्टर्ब कर दो। आप देखिए तो दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए। भाई ऐसा ईरान ने, अगर आप पिछले 18 महीने से आपके साथ नैतिकता थी, आपके साथ दुनिया की ग्लोबल सपोर्ट थी, आप एक 40 बाय 15-12 किलोमीटर के एरिया को पिछले 18 महीने 16-17 महीने से आप मारे जा रहे हो। वहां पे जो हथियार यूज करना था किया आपने, लोग भी बुलाए, उनको राशन दिया, साथ में गोले भी छोड़ दिए, सब कुछ किया। दुनिया आपके साथ थी क्योंकि आप पे एक टेररिस्ट अटैक किया था हमास ने, और जितना आपने गाजा में जो कुछ किया दुनिया ने कभी नहीं कहा आप गलत कर रहे हो, जबकि आप करते गए। उसमें भी दुनिया भर के बच्चे, उसमें भी दुनिया भर की औरतें, उसमें भी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स, लेकिन दुनिया ने तो नहीं कहा ना आप गलत कर रहे हो। दुनिया आपके साथ थी क्योंकि नैतिकता पे आप लड़ाई लड़ रहे थे। अब नैतिकता जो है आपके पास नहीं है क्योंकि आपने यहां से 1800 किलोमीटर दूर एक दूसरा मुल्क है जिसके बीच में 3 कंट्रीज हैं, उनकी एयर स्पेस वायलेट करके आप वहां गए। लेकिन सर इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि जो फिलिस्तीन में हो रहा था, हमास को खड़ा करने वाला कौन है? वो भी तो ईरान है। हमास को नहीं, लेट्स नॉट गो हिस्टोरिकली रॉन्ग। अरे अल फतह को डिवाइड करने में ईरान का कोई हाथ नहीं था। अल फतह जो थी वो तो उस टाइम पे मैंने कहा ना आपको, शाह 19 जब तक शाह
नहीं छोड़ के गए ईरान से, ईरान के और इजराइल के जो पहली लड़ाइयां हैं 47-48 की जो पहली लड़ाइयां हैं उनमें ईरान नहीं लड़ा इजराइल के साथ, बाकी अरब वर्ल्ड लड़ा है। मैं अगर गलत हूं तो मेरे साथ तीनों फौज के जनरल कुलकर्णी सब हिस्टोरियंस है भाई, मिलिट्रिस्ट के। उस टाइम पे पूरा अरब वर्ल्ड, ये जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब एक तरफ थे, ईरान नहीं था। ईरान ने तो इंटेलिजेंस दी उस टाइम पे इजराइल को, ईरान ने इजराइल को बचाया है, इंटेलिजेंस दी है, अमेरिका ने इंटेलिजेंस दी है। ऐसा नहीं तो ये है कि हिजबुल्लाह कैसे खड़ा हुआ, इनके पास फिर ताकत कैसे आई? अरे अपनी, आप सब उनकी अपनी लड़ाई है, पैलेस्टीनियंस की अपनी लड़ाई है, आप समझ नहीं रहे। वो और इसमें ईरान का कोई सपोर्ट नहीं, आज के दिन सपोर्ट है। लेकिन अगर ऐसे तो अमेरिका ने, तो मैं कह रहा हूं अलकायदा को सपोर्ट किया, हमारे खिलाफ हिजबुल मुजाहिदीन, ये एलईटी, लश्कर तोयबा, ये सब किसके सपोर्टेड है? ये भी पाकिस्तान के सपोर्टेड है। और मनी कहां से आई आईएसआई के पास? वो भी अमेरिका से आई है। तो दुनिया भर की जो समझ में ये आती है कि आपका एक की प्लेयर तो अमेरिका है दत्ता सर, की प्लेयर अमेरिका है। वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है, वो चाहे तो जंग रुकवा सकता है, ये उसके बूते में है, लेकिन वो ये जंग नहीं रुकवा पा रहा है। या तो वो रुकवाना चाहता नहीं है, या अब उसके हाथ से चीजें बाहर हो चुकी है। दो ही बातें हो सकती हैं। मीनाक्षी देखिए, ऐसा है दुनिया के अंदर, जो आपको पहले भी मैंने बोला, जो आपको दिख रहा है उसके पीछे बहुत बहुत गहरी चालें हैं। अभी जब रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा हो गया आके? पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, आपका नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका। उन्हें बोला बेटा भिड़ जा तू, रूस के घुटने टिकाएंगे हम, इसकी इकोनॉमी तबाह करेंगे, सैंक्शन लगा देंगे और इसका जो वजूद है एक सुपर पावर का हम खत्म कर देंगे। तो पूरे के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, 32-30 के ऊपर कंट्रीज, अमेरिका, पूरा जोर लगा के रूस को उन्होंने गिराने की कोशिश करी। और जब ये जंग तकरीबन 1 साल चल चुकी थी, पीक में चल रही थी, 2023 में 7 अक्टूबर 2023 में हमास आउट ऑफ द ब्लू हमला कर देता है इजराइल के ऊपर। वो क्यों किया? आप उस समय के खेमे देखें। आप एक तरफ अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है, पूरा यूरोप नेटो खड़ा है, और इधर कौन है? रूस, उसके साथ में चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो अभी ईरान के प्रॉक्सीज कौन थे? ये पूरा हमास, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया के अंदर जो पहले वाली रजीम थी, जो शिया रजीम थी, वो सारे उन्होंने इसको इजराइल को घेर रखा था। और मेरा मानना यह है कि हो सकता है रूस ने बोला हो इसका जो पूरा इनका वेस्टर्न वर्ल्ड का एकदम फोकस चेंज करो, इजराइल को ठोको। तो हुआ, फोकस चेंज हुआ ना पूरी दुनिया का। यूक्रेन एक साइड में चला गया, यहाँ इजराइल चालू हो गया, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, मार धाड़ शुरू हो गई। ठीक है, अभी गाजा पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन हमास अभी तक काबू नहीं आया है। हिजबुल्लाह के साथ में एक ट्रीटी हुई इनकी, लेकिन पीछे कौन था? ईरान के पीछे रूस था। ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है जरूर इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई है। तो अगर अभी ईरान ये पूरे प्रचलन अभी तो कम से कम ये कह ही रहे हैं, देखिए हम नीचे लगातार लोअर चला, थोड़ी देर में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं मीनाक्षी वही बोलना चाहता हूं ना, रशिया ये कह रहा है कि आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अभी हम आगे इस पर चर्चा ये करेंगे। इतना सिंपल नहीं है। ईरान भी दूध का धुला नहीं है, जैसे पहले बोला, ईरान ने भी ठोका उसको। अभी इजराइल की बारी अपना बदला लेने की। जब इस्माइल हनिये को मारा उस समय भी ईरान ने मिसाइलें ठोकी थी ईरान के ऊपर। तो मतलब ये है कि ये जो ऊपर से दिखता है वो है नहीं, नीचे बहुत गहरा इनका चक्कर चल रहा है। तो अभी ये बाद में पता चलेगा कौन कहां पे जाके रुकता है। एक और बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई, ईरान अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप के बयानों से यह साफ पता चल रहा है, अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा है कि दुश्मन को सजा मिलेगी और दुश्मन को सजा मिल रही है। वहीं खामेनेई के राइट हैंड कहे जाने वाले अली शामखानी ने जो कहा वो भी आपके सामने हमने रखा कि सरप्राइजेस आर स्टिल देयर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ईरान के सेना प्रमुख का भी बयान सामने आया। ईरान के सेना प्रमुख ने कहा ईरान अमेरिका को निर्णायक जवाब देगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कई बार ईरान को टारगेट किया है। जब अमेरिका ने हम पर हमले की कोशिश की है, ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। कुलकर्णी सर, जवाब ये भी देने की बात कर रहे हैं, और अब बात केवल इजराइल को जवाब देने की नहीं है, बात अमेरिका को जवाब देने की है। वो जवाब क्या हो सकता है? क्या ये सीधी जंग अब ईरान और अमेरिका के बीच की भी? ये जंग जो हम लोग बात करते हैं, देखिए अमेरिकन बेसिस आर आल्सो देयर,
और अमेरिकन बेसिस हैं तो तकरीबन 40,000 उनके सैनिक भी उधर हैं। तो अगर 40,000 सैनिक हैं, 20 से ज़्यादा 70 के आसपास उनके बेसिस हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये है कि ये सब सिलसिला हुआ एक तो तेल के कारण, तेल आया, तेल की होड़ जिसके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लगी उसको लेने की आए, तेल के साथ आया पैसा, पैसे के साथ आए हथियार, हथियार के साथ आई शक्ति, और अब शांति बहाल कहाँ होगी, क्योंकि शक्ति आ गई सबके हाथ में, सबने कोशिश कर ली, सब शक्तिमान हो गए, सब शक्तिमान हो गए। अब सवाल ये है, जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे थे, फिलिस्तीन, ये पूरी लड़ाई फिलिस्तीन से ही शुरू हुई है, ये फिलिस्तीन ही इसका कॉज है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए अरब के अंदर कोई नहीं आया, कोई भी देश फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए नहीं आया। 1948 में जब इजराइल बना, 1,75,000 रेफ्यूजीज जो थे वो आज की तारीख में 20 लाख हैं। उनको कौन खिला रहा है? यूएन रेफ्यूजी, है कि नहीं? यूएन खिला रहा है। मतलब 1,75,000 रेफ्यूजीज जो बढ़ करके आज की तारीख में 20 लाख हो गए, सारे के सारे फिलिस्तीनी हैं। उनको कौन खिला रहा है? अरब में कोई नहीं खिला रहा है। उनकी लड़ाई लड़ रहा है कौन? ईरान। ईरान कह रहा है कि अगर फिलिस्तीनियों के साथ अरब नहीं खड़े हैं तो हम इरानियन, पर्शियन हम खड़े हैं। वो उनका हिडन एजेंडा कि सऊदी अरेबिया सुन्नी है, वो कंट्रोल ना करे, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर है, वो कंट्रोल ना करे, हम कंट्रोल करें। तो ये जो खेल है इस्लाम वर्ल्ड के अंदर बिटवीन द टर्क्स, बिटवीन द पर्शियंस एंड बिटवीन द अरब्स, ये होता रहेगा। लेकिन इसके बीच में आज जो लड़ाई है, जब तक कि इजराइल ईरान के सारे मिसाइल के लॉन्चर्स के प्रोडक्शन को ठोकेगा नहीं, मारेगा नहीं, तब तक इजराइल के ऊपर ईरान मिसाइल गिराता रहेगा। इजराइल का हाल बुरा होगा। इजराइल के साथ मान जाओ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अस्तित्व इजराइल है। इजराइल का अस्तित्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगर किसी में हिम्मत है तो लड़ लो, हिम्मत नहीं है तो चुपचाप आके बात कर लो। नहीं, ईरान हिम्मत तो दिखा रहा है, वो लड़ रहा है।